पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर ट्रैफिक को रोका गया है। यूक्रेन से पोलैंड आने जाने पर रोक लगा दी गई है। तो एक के बाद एक खबरें निकलकर सामने आ रही है। मिसाइल अटैक के बाद पोलैंड अलर्ट पर है। यूक्रेन से जो भी ट्रैफिक है उसको फिलहाल रोक दिया गया है। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर ये जो आवाजाही है फिलहाल के लिए रोक दी गई है। जो मिसाइल अटैक हुआ उसके बाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल रवि, देखिए जब आप पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर के आवाजाही की बात कर रहे हैं तो मैं साथ में बता दूं कि चूंकि मैं पोलैंड और रूस के बॉर्डर पर हूं और पोलैंड रूस के बॉर्डर पर तो पोलैंड ने दीवार बनाने शुरू कर दी है। और वो दीवार ये है कि 2 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़ाई वाले कटीले तार की फेंसिंग जो है वो दीवार के तौर पर 200 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जानी है। और उसका एक हिस्सा शुरू भी हो गया, वो काम चल रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद वो बाकी काम फिर शुरू हो जाएगा। आज चूंकि अभी यहाँ अर्ली मॉर्निंग ही है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि पोलैंड अब अपने बॉर्डर को सुरक्षित कर रहा है। लेकिन यहाँ तो दिक्कत यह है कि पोलैंड पर हमला हवा से हुआ है, ना कि जमीन से हुआ है कि कोई रोड से आकर हमला कर देगा या कोई कटीले बार को पार कर देगा। तो देखिए अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जंगल में सभी राष्ट्राध्यक्ष एक फावड़ा लेकर खुदाई करते दिख रहे हैं। तो इन खुदाई के बीच में ये निकालते क्या है, ये देखने वाली बात है। क्या यहाँ पर शांति का पौधा लगता है, क्या यहाँ से कोई उम्मीद का पौधा दिखता है, या फिर G7 कंट्री के मीटिंग के बाद या प्रेसिडेंट बाइडेन के नेतृत्व में नाटो देश ये तय करते हैं कि नहीं भाई पोलैंड पर तो मिसाइल गिर गई, अब हमारे लिए मौका है और अब हम सब जा रहे हैं लड़ने के लिए। और अगर वो ऐसा करने जा रहे हैं तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? देखिए इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें ऊपर और उसके ठीक नीचे हमारे 2 सहयोगी। इस वक्त देखिए जिस तरीके से यूरोप में इस वक्त तनाव अचानक से चरम पर पहुंचा है, वहां पर उस ग्राउंड पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष मौजूद है, मनीष झा मौजूद है। और दूसरी तरफ बाली में जहां सारे बलशाली जमा है वहां पर हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर आशीष मौजूद है। आशीष, आपके पास आना चाहूंगा। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो G7 की मीटिंग्स हुई है, अब G7 ग्रुप जो है G20 के विदिन जो वहां पर मौजूद है, उसके लिए क्या सारा एजेंडा चेंज हो चुका है? उसके लिए कहते हैं कि मेंटल फ्रेम, यानी G20 की बैठक के पहले जो एक मेंटल फ्रेम था वो अब बदल चुका है, ये मान लिया जाए? नो डाउट वो तो अब बदल गया है, क्योंकि अब दिशा पूरी तरह से बदल गई है। और किस तरह से आगे G20 का आउटकम होगा ये भी इस पर इसका इम्पैक्ट ज़रूर दिखाई देगा, जो मिसाइल्स पोलैंड में आके गिरी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं रवि कि देखिए जब लीडर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, ये चीज़ की क्लैरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जितने मैं फॉरेन डिप्लोमेट से, इंडियन डिप्लोमेट से तो लगातार बात कर ही रहा हूँ, फॉरेन डिप्लोमेट से भी बात करके समझ में आ रहा है क्या हुआ है। वो तो एक मुद्दा है जो इन्वेस्टिगेशन से बहुत जल्दी और आसानी से पता लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हुआ है उसका बहाना करके किस तरह से उसका इस्तेमाल, अपॉर्चुनिटी का, सिचुएशन का इस्तेमाल किया जाएगा, वो ज़्यादा घातक है। अगर अमेरिका की तरफ से, नेटो की तरफ से इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके और टेंशन और टेम्पो बढ़ाया जाएगा, ये सवाल और जोड़ लें, फिर आप उत्तर पूरा कर लीजिए कि कौन कैसे इस्तेमाल कर सकता है, कौन कैसे इस्तेमाल कर सकता है इसका, किस बहाने से कौन कैसा यूज कर सकता है? गुड क्वेश्चन। और इनफैक्ट उसके आंसर के लिए मैं मेरे कैमरामैन कपिल से दरख्वास्त करूंगा कि आपको ये दिखाएं। ये देखिए, ये एक प्रिंट आउट यहाँ पर लाके दिया गया है हमें। मैं कई लगभग 2 दर्जन इस तरह के मल्टीलैटरल्स कवर कर चुका हूँ पिछले 12 सालों में, लेकिन इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट कभी नहीं किया गया। द प्रेस कॉन्फ्रेंस विद हिज एक्सीलेंसी रिसेप तैयब एर्दोगान, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की, starts at 12:50 PM plus in the auditorium। इस तरह से बताया जा रहा है कि एर्दोगन G20 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मतलब साफ है, ये जो आपके प्रश्न का उत्तर इन तस्वीरों के जरिए मैं देना चाह रहा था कि किस तरह से हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर, हर एक देश अपने अपने तरह से इस पूरे इंसिडेंट को नरेशन के तौर पर या फिर अपॉर्चुनिटी के तौर पर जरूर बदलने की कोशिश करेगा। और एग्जैक्टली वही चीज हमें दिखाई दे रही है। बयान वो देते हैं कि अब वक्त आ गया है करारा जवाब देने का।